हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप मज़े में होंगे। कैसी चल रही है आप सबकी स्टडीज़? बढ़िया चल रही है? नहीं चल रही है तो बढ़िया चलाओ, मेहनत करने लग जाओ। चलो अब हम बढ़ाते हैं हमारे चैप्टर को आगे। करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज के हमारे लेक्चर का टारगेट है कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स सीखना, ओम्स लॉ के बारे में थोड़ी सी बातें और करना, रेजिस्टिविटी और उसका टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में पढ़ना और उसके बेसिस पे कोई एक दो न्यूमेरिकल लगाना। चलो अब हम आते हैं हमारे टॉपिक कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स पे। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स बहुत ही इजी टॉपिक है, मतलब अगर किसी 10th क्लास के बच्चे को भी सिखाया जाए तो वो भी सीख जाएगा। इसमें कोई हार्ड मतलब टफनेस नहीं है। अच्छी बात यह है, नीट में अभी एक या पिछले साल में या फिर इसके 1 साल पहले करीब इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। और दूसरा जेईई मेंस में इसमें क्वेश्चन आया है। हमेशा 8 में से 2 या 3 पेपर इस पर क्वेश्चन होता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, इनडायरेक्टली कैसे होता है वो मैं आपको भी समझाता हूँ। होता क्या है, कलर कोडिंग काम आता है आपके रजिस्टर की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है ना, रजिस्टर की वैल्यू आप कलर कोडिंग से निकालते हैं। ठीक है, तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाती है, निकालो और उसकी कलर कोडिंग बताओ। आपसे रेजिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्टली नहीं पूछता, वो पूछता है कलर कोडिंग में जो हमने कोड वर्ड डिसाइड किए हैं। ठीक है ना, उसमें बताओ। क्लियर है? चलो अब हम चालू करते हैं कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर के लिए हमें एक टेबल याद रखनी है। ये टेबल मेरे पीछे बनी हुई है। चलो मैं अब आपको इसको बनाना समझाना शुरू करता हूँ। सबसे पहला कॉलम होता है कलर का, फिर डिजिट का, फिर मल्टीप्लायर का और लास्ट कॉलम होता है हमारा टॉलरेंस का। कलर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। ये ऑर्डर सीक्वेंस में आपको याद होगा, याद करना है। ठीक है ना, ये याद नहीं होगा। ठीक है, ये याद होना आसान नहीं है, लेकिन इसको याद करने के लिए एक बहुत ही इजी सा निमोनिक है। वो निमोनिक है बी बी रॉय। बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, wearing gold and silver. B.B. Roy, B.B. Roy, Great Britain, very good wife, wearing gold and silver. लास्ट में आपको नो कलर याद रखना होगा। इसकी टॉलरेंस की वैल्यू 20%। क्लियर हुई बात? ठीक है। ब्लैक, ब्लैक के डिजिट 0, ब्राउन के डिजिट 1, रेड के डिजिट 2, ऑरेंज के डिजिट 3, येलो के डिजिट 4, ग्रीन के डिजिट 5, ब्लू के डिजिट 6, वायलेट के डिजिट 7, ग्रे के डिजिट 8, व्हाइट के डिजिट 9, गोल्ड सिल्वर के लिए कोई डिजिट नहीं है। और मल्टीप्लायर 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। गोल्ड के लिए 0.1, सिल्वर के लिए 0.01। ठीक है। टॉलरेंस, कलर्स की कोई टॉलरेंस नहीं होती है एक्सेप्ट गोल्ड 5%, सिल्वर 10%, नो कलर का 20%। ठीक है, ये आपको याद रखना है। याद रखने का न्यूमेरिक्स क्या है? बी बी आर ओ वाई, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, जी बी ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग गोल्डन सिल्वर। फिर से करते हैं। बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर। और आखिर में नो कलर का टॉलरेंस 20% होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब आपको एक रेजिस्टर दिया हुआ है। रेजिस्टर दिखता कैसा है? इसकी 2 टांगे होती हैं, मेटेलिक टांगे, ये मेटल की बनी हुई होती है। ये हमारा कार्बन रेजिस्टर है। मेटल की 2 टांगे होती हैं,
ठीक है ना। उस पे कैप्सूल लगा हुआ होता है, जो कैप्सूल हम खाते हैं ना, जब हम बीमार हो जाते हैं, जो कैप्सूल हम खाते हैं वैसी कैप्सूल लगी हुई होती है, बहुत छोटी सी होती है। उस पर 4 कलर के बैंड्स होते हैं, 4 कलर के बैंड्स। ठीक है, आई बात समझ में। जो पहला कलर बैंड होता है वो डिजिट 1, जो दूसरा कलर बैंड होता है वो डिजिट 2, जो तीसरा कलर होता है वो मल्टीप्लायर, और जो चौथा कलर होता है, ध्यान रखना, चौथा कलर या तो गोल्ड होगा, चौथा कलर या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा, या फिर अगर कुछ भी नहीं है तो अपन नो कलर लेंगे उसको। वो हमारा सिर्फ टॉलरेंस बताने का काम आता है, टॉलरेंस। चौथा कलर गोल्ड, सिल्वर, या फिर कुछ भी नहीं है तो नो कलर। आई बात समझ में, क्लियर है। चलो अब निकालते कैसे हैं इसका रेजिस्टेंस। अगर कोई रेजिस्टर है जिसमें 4 बैंड्स ब्राउन, येलो, ग्रीन और गोल्ड है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो पहला क्या है, ब्राउन। ब्राउन क्या है, डिजिट 1, डिजिट 1 डिजिट। तो पहला डिजिट क्या है, ब्राउन। ब्राउन के लिए डिजिट कौन सी है, 1। दूसरा क्या है, येलो। येलो के लिए हमारा डिजिट है 4। तीसरा क्या है हमारा, मल्टीप्लायर। तीसरा क्या है हमारा, मल्टीप्लायर। ग्रीन, ग्रीन के लिए मल्टीप्लायर है हमारा 10⁵. ठीक है ना। इन दोनों के बीच में हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई बात समझ में। तो ये हो गई हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू। गोल्ड, गोल्ड का मतलब टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है, एक्चुअली क्या है, जब आपने मेजरमेंट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया होगा, तो आपने देखा होगा कि जब अपन अपना वजन करते हैं, मान लो मेरा वजन आया 60 kg, ठीक है ना, मैं मशीन पे चढ़ा, उसने रीडिंग दी 60 kg, तो उसका मतलब क्या होता है, मेरा जो एक्चुअल वेट है वो 59 से ज्यादा है और 61 से कम है, तो मेरा वजन कितना होगा, 60 ± 1 kg। ठीक है ना। वैसे ही जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है रजिस्टर की, तो हम उसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बैठा पाते हैं, तो हम उसमें कहते हैं कि जो हमारा रजिस्टर है उसकी वैल्यू इसके करीब है, उसमें ±10% का हल्का फुल्का एरर है। आई बात समझ में। तो जो एरर है वो हमारी टॉलरेंस में आती है, हम एग्जैक्टली किसी भी चीज को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आ गया, ±5%। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 1.4 × 10⁶ मेगा ओम्स और 1.4 × 1.4 मेगा ओम्स। आई बात समझ में। ±5%, इस, ठीक है ना, इसका 5% निकालोगे वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। 5% ऑफ 14 × 10⁵, that is equals to 5/100 × 14 × 10⁵, 3, 14 × 70, 70 × 10⁻⁴, 3, 14 × ठीक, यानी कि ±70,000। ठीक है, यानी कि ±0.07 मेगा ओम्स। 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, 1.4 ±0.07 मेगा ओम्स। ठीक है ना। इसकी वैल्यू इसके करीब है, इसमें कितना एरर है, ±0.07, यानी कि 1.4 में से -0.07 किया तो 1.33 और 1.47। ठीक है,
इसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1.33 मेगा ओम से ज़्यादा है और 1.47 से कम। आपको ऑप्शंस में वैल्यू ऐसी भी दी जा सकती है और ऐसी भी दी जा सकती है, तो आपको सभी तरीके आने चाहिए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा रेजिस्टेंस दिखता कैसा है और हम उसकी वैल्यू भी निकालेंगे। आई होप आपको रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। क्लियर होगी पिक्चर? ठीक है, आपको उस पर कलर्स दिख रहे होंगे, ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज और गोल्ड। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से। और साइड में आपको दो दिख रही होंगी मेटल की स्ट्रिप्स, ये हमारे सर्किट को ज्वाइन करने के काम आती है। और बस इतना सा ही होता है हमारा रेजिस्टर। ये कैप्सूल है, प्लास्टिक की है, इसके अंदर सिर्फ कार्बन ही कार्बन भरा हुआ है। ठीक है, हाँ प्लास्टिक, सेरामिक की है, सॉरी। क्लियर है? चलो अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ब्लैक, ऑरेंज, ठीक है। तो हम देखते हैं ब्राउन। ब्राउन के लिए पहला नंबर 1, ब्लैक, ब्लैक में क्या आएगा हमारा डिजिट सेकंड 0, ऑरेंज इंटू 10⁻³ गोल्ड प्लस माइनस 5%, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 10 किलो ओम्स। तो जो मेरा रेजिस्टर था उसकी वैल्यू लगभग 10 किलो ओम्स थी। ठीक है, 5%, 5/100 ऑफ 10 इंटू 10⁻³ 1, that is plus minus 50 ohms। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलो ये 4 कलर भी आप ही लोग बोलो चार कलर। रेड, ग्रीन, मर्जी हो जो ले लो, येलो, गोल्ड दोनों बार ले लिया था, इस बार सिल्वर ले लो। ठीक है, रेड पहला क्या था डिजिट 2, दूसरा क्या था ग्रीन, कहाँ है मेरा ग्रीन 5, येलो क्या है इंटू 10⁻⁴ प्लस माइनस 10%, यानी कि 250 क्या हो जाएगा 1000 किलो ओम्स प्लस माइनस इसका 10% कितना हो जाएगा 25 किलो ओम्स। ठीक है ना, ये मेरे रेजिस्टर की वैल्यू हो जाएगी। अगर यहां पर होता ये चौथा बैंड ही नहीं होता, ठीक है ना, ये चौथा बैंड ही नहीं होता, तो ये क्या आ जाता मेरा नो कलर में मेरी टॉलरेंस हो जाती 20%, इसका 20% हो जाता 50 किलो, 250 प्लस माइनस 50 किलो। जनरली ये नो कलर वाला हमें रेजिस्टेंस प्रैक्टिकल यूज में तो बहुत ही कम मिलता है, और ऐसा क्वेश्चन में नो कलर वाला अभी तक आया नहीं है, बट आ सकता है, कोई मनाही भी नहीं है।
आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। थैंक यू। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? कैसे चल रही है स्टडीज़? चलो अब हमारे चैप्टर को, करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम आगे बढ़ाते हैं और फर्दर बात करते हैं हम ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, ओम्स लॉ हमसे क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज गिवन बाय करंट इनटू रेजिस्टेंस V इक्वल्स टू IR। और हम ये भी पढ़ चुके हैं I इक्वल्स टू वॉट, NAE VD, current equals to NAE VD, where N is number of electrons per unit volume, A is cross section area, E is charge on each electron into VD। I equals to, अब देखो, और ये भी हमने पढ़ा था VD equals to force upon mass, acceleration। VD equals to EE by M into टाइम टाउ। ये तीनों ही अपन रिलेशंस पढ़ चुके हैं, ये तीनों ही रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। अब हम VD की वैल्यू इसमें डालेंगे तो I इक्वल्स टू NAE VD EE by M into टाउ। तो I क्या हो जाएगा मेरा, तो मेरा J क्या हो जाएगा, करंट अपॉन एरिया, दैट इज N E स्क्वायर टाउ बाय M इंटू E। तो J, इस पूरे को मैं नाम दे दूंगा J इक्वल्स टू सिग्मा E। ठीक है ना, ये भी मेरा एक्सप्रेशन ओम्स लॉ का ही एक्सप्रेशन कहलाता है। ये एक्सप्रेशन भी मेरा ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन है एट मॉलिक्यूलर लेवल, दैट इज करंट डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर। आई बात समझ में? और यहां पे मैं लिखता हूं V इक्वल्स टू I इंटू R। क्या हो जाता है मेरा, रो L बाय A। इस इक्वेशन को मैं और मैनिपुलेट करता हूं, V बाय L इज इक्वल्स टू I रो बाय A। ये I बाय A क्या हो जाएगा मेरा, करंट डेंसिटी, और ये V बाय L क्या हो जाएगा मेरा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। ये हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा मेरा J, और ये हो जाएगा रो। ठीक है ना, तो J इक्वल्स टू 1 बाय रो इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में? इसको मैंने नया कांस्टेंट नाम दिया था रो, इसका नाम होता है कंडक्टिविटी। ठीक है, तो सिग्मा कंडक्टिविटी इज 1 बाय रो, दैट इज इक्वल्स टू N E स्क्वायर टाउ बाय M। यहां से ये मेरा इंपॉर्टेंट रिलेशन आया। ध्यान रहे, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या क्या याद रखनी है, एक तो J इक्वल्स टू सिग्मा E भी ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन है, और सिग्मा इक्वल्स टू 1 बाय रो N E स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय M। ये भी मेरा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है ना, और मैं आपको बता दूं ये रिलेशन सिर्फ दर्शनार्थी हैं, इनकी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, और ना ही इनके बेसिस पे कोई न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में दे रखी है तो हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो इनको सिर्फ लिख लो, दर्शनार्थी हैं,
ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इन पे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। हमने देखा था सिग्मा इज 1/ρ दैट इज n e स्क्वायर टाउ बाय m। तो रो हो जाता है हमारा m बाय n e स्क्वायर टाउ। ठीक है ना? तो देखो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, when we increase temperature, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स बताओ तेज मूव करेंगे कि स्लो मूव करेंगे? ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उनमें काइनेटिक एनर्जी आएगी तो वो स्पीड अप होंगे। मॉलिक्यूल्स स्टार्ट मूविंग with greater speeds। मॉलिक्यूल्स तेज तेज मूव करने लग जाते हैं। अच्छा, जब तेज तेज मूव करने लग जाते हैं तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? सोच के देखो कि एक मॉलिक्यूल्स, एक बॉक्स में आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, ठीक है, वो तेज तेज दौड़ रहे हैं, तो जल्दी टक्कर होगी कि जल्दी टक्कर होगी या धीरे धीरे टक्कर होगी? टक्कर होने में जो टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ऑब्वियसली बात है ज्यादा लगेगा। हेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस। हेंस, ठीक है, अब जल्दी जल्दी टक्कर हो रही तो रिलैक्सेशन टाइम या फिर मीन टाइम बिटवीन कोलिजन डिक्रीज होगा। जल्दी जल्दी टक्कर हो रही, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो मीन टाइम बिटवीन कोलिजन्स डिक्रीज होगा। हेंस मीन टाइम बिटवीन कोलिजन्स डिक्रीजेस। हमारा क्या होता है? टाउ डिक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। देयरफॉर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। तो हमारी रेजिस्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है बात? ठीक है ना? तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, याद रखना है। बता दूं, ध्यान रखना, फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस resistivity is equals to rho naught plus alpha change in temperature। ठीक है, rho naught into 1 plus alpha delta t। याद करो, ये रिलेशन हमने कहीं देखा था, ये रिलेशन हमने टेम्परेचर के कारण लेंथ में जो इंक्रीज होता है वहां पे देखा था। ठीक है ना? रो एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल्स टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है ना? डेल्टा टी को अपन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल भी लिख सकते हैं। क्लियर है? आने वाला न्यूमेरिकल अगर टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल भी ना हो तो अपने को तो लीनियर रिलेशन मानते हुए ही सॉल्व करना है। ऑल्दो ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंसेस के लिए लीनियर नहीं होता, लेकिन अपने को तो लीनियर मान के ही सॉल्व करना है। क्लियर है बात? बता दूं, चलो ठीक है। तो रेजिस्टिविटी हमारी क्या है? एक तरीके से देखा जाए तो लीनियरली वेरी कर रही टेम्परेचर इंक्रीज के साथ में। ठीक है, अब आर क्या होता है? रेजिस्टेंस, रो एल बाय ए। अगर ये लीनियरली वेरी कर रहा है तो जो रेजिस्टेंस है वो भी लीनियरली वेरी करेगा। तो रेजिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज आर नॉट रेफरेंस इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर अल्फा इज व्हाट? अल्फा क्या होता है हमारा? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी।
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। नोट कर लो पॉज करके, फिर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा द रेजिस्टेंस ऑफ Fe आयरन एंड कॉपर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड कॉपर वायर्स at 20 degree centigrade is 3.9 ohms and 4.1 ohms. At what temperature their resistances are equal? Given alpha of Fe 5 into 10 to the minus 3 Kelvin inverse and alpha Cu is 4.0 into 10 to the minus 3 Kelvin inverse. पॉज करो और सॉल्व करो। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस ऑफ Fe is equals to R naught into 1 plus alpha delta t, और रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज R naught, यहाँ पे Fe का आएगा और यहाँ पे कॉपर का इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यहाँ पे अल्फा Fe का और यहाँ पे अल्फा कॉपर का। वैल्यूज पुट कर देंगे। आर Fe इज इक्वल्स टू R naught Fe का कितना है 3.9 इंटू 1 प्लस अल्फा Fe 5 इंटू 10 to the minus 3 डेल्टा टी इज t minus 20। क्लियर? RCU का क्या आ जाएगा? RCU का आएगा हमारा R naught Cu 4.1 ohms, R naught is 4.1 into 1 plus alpha Cu 4 into 10 to the minus 3 t minus 20। आई बात समझ में? हमें क्या करना है, आर Fe को RCU के बराबर पुट करना है, आर Fe को RCU के बराबर पुट करना है, हेंस इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को इक्वल करना है। ठीक है, तो हम कर देंगे 3.9 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 10 to minus 3 इंटू t minus 20। ठीक है, दोनों ब्रैकेट क्लोज is equals to 4.1 into 1 plus 4 into 10 to minus 3 into t minus 20। आई होप अब ये हमारी सिंपल सी इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए। आंसर आएगा हमारा t इक्वल्स टू 84.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, दैट इज मोबिलिटी। एक छोटा सा टॉपिक रह गया, मोबिलिटी। Mobility is defined as electric field, drift velocity per unit electric field। मोबिलिटी का सिंबल है म्यू, that is equals to Vd by E। ठीक है ना? मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फिर क्या लिखते हैं हम, फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन वेलोसिटी इज व्हाट, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है ना? अपॉन ये इलेक्ट्रिक फील्ड, E से E कट गया, ये Vd का एक्सप्रेशन था, E से E कट गया तो म्यू का फॉर्मूला आता है E टाउ बाय m। ये भी और ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, वैसे इस पे के बेसिस पे न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं। आज जो हमने पढ़ा है उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट कलर कोडिंग है, और कलर कोडिंग के बाद जो अपन ने टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस किया था उसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल किया था
सिर्फ वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।